Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, in last video we have already discussed the measles formation or surfactant. Okay, so this video is for physical B Form 4th Sem Unit 4 for new PCI syllabus. Topic is surface interfacial phenomena and the subject is physical pharmaceutics too. So students, in last video we have already discussed the surfactants. Okay, so today we will start the topic solubilization in surface interfacial phenomena. Okay, so that is the unit 4. Okay, so student, so the solubilization terms in surface interfacial phenomena, okay, they are related to measles formation, okay, and solubilize the two immiscible phases. Okay, so देखते हैं कैसे होता है. ठीक है, so students, measles form एक बार फिर से हम देखते हैं. ठीक है, ये हमारा वाटर का ड्रॉपलेट है. ओके, and that is oil droplet. Okay, so they are immiscible in nature. Okay, so where surfactant are added, their work is so water is a polar nature. Okay, and surfactant अगर हम surfactant की स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो this is hydrophilic head and lipophilic tail. Okay, so students, that their hydrophilic head are attached in polar liquid and the tail is attached for non-polar liquid, that is oil. Okay, so they are add this pattern. Okay, okay, so ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, और इस तरीके से दोनों के वाटर एंड ऑयल के बीच की जो इंटरफेशियल टेंशन है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, बहुत ही कम हो जाएगी. ठीक है, सो देन ये जब स्ट्रक्चर मिसल्स आर फॉर्म, ठीक है, मिसल्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, देन अब जो वाटर एंड ऑयल है ये सॉल्यूबल होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, किसी भी कंटेनर में अगर हम देखें तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर, ये मिसल्स का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, ये होने के बाद में, ठीक है, अब जो आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉल्युबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, नियरली सॉल्युबल होंगे, पूरे तो नहीं हो सकते हैं. ठीक है, बट नियरली सॉल्युबल होंगे और जो डिस्पर्स सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल से स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट या सरफेक्टेंट या सॉल्युबलाइजिंग एजेंट हम जो ऐड करते हैं उसका यही काम है कि वो solubilization through surfactant. Okay, and surfactant के through solubilization करेगा और कैसे, due to decrease the concentration. ठीक है, and decrease or reduce the interfacial tension. ठीक है, reduces the interfacial tension. Interfacial tension. ठीक है, between two phases. ठीक है, ओके, तो इस तरीके से ये अपना काम करेगा. ठीक है, तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स हैं कि सरफेक्टेंट हम जो यूज करते हैं. ठीक है, आप इसके आगे मैं आपको HLP वैल्यू, HLP स्केल पर आ रही हूँ. ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस रेंज तक के जो एजेंट्स हैं वो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट कहलाते हैं. ठीक है,
कौन कौन से हैं उनका नाम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्युबलाइजेशन का टॉपिक, ठीक है। अब हम देखते हैं इनसे मिलता जुलता हमारा जो है डिटर्जेंट, ठीक है। ठीक है, ये जो टर्म है ये सभी ने सुना होगा, ठीक है, सभी घरों में यूज भी करते होंगे, ठीक है। डिटर्जेंट यानी कि हम जो भी सोप, ठीक है, डिटर्जेंट, केक जो हम यूज करते हैं वही है हमारा डिटर्जेंट, ठीक है। तो जैसे कि हमने सरफेक्टेंट के जो टाइप्स में नेचर में हमने जो पढ़ा था, नॉन आयनिक जो है वो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, और जो आयनिक, कैटायनिक और एम्फीफिलिंग, तो ये जो नेचर के सरफेक्टेंट हैं वो सारे डिटर्जेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स जो है नॉन आयनिक, एनायनिक, तो ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स जो है एनी सरफेस, ठीक है। डिटर्जेंट का जो वर्क है, जो नॉन लिविंग सरफेसेस हैं, ठीक है, नॉन लिविंग सरफेस नॉन लिविंग सरफेस ठीक है, उनमें जो डस्ट पार्टिकल या ऑयल ग्लोब्यूल्स या ऑयल ड्रॉपलेट्स या ऑयल या ग्रीस के जो डस्ट पार्टिकल हैं, ठीक है, उन सभी को रिमूव करने का जो प्रॉपर्टी वो होता है डिटर्जेंट, ठीक है। उस तरीके से एक्ट करता है ये डिटर्जेंट है, अपना वर्क करता है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन ये बोल, जैसे कि ये हमारे क्लॉथ्स हैं, ठीक है। अब इस पे जो यहाँ पे जो अगर कोई चीज़ अगर हमारे जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं, ठीक है, हम उनको झड़ाते हैं, ठीक है, जितना वो ऊपर की सरफेस में है वो तो झड़ जाते हैं, ठीक है। बट जो उस रेशो, जो हमारे कपड़ों के रेशो के अंदर जो हमारा जो डस्ट पार्टिकल है जिनमें ऑयल है, ग्रीस है, ठीक है, इस टाइप के जो वाटर सॉल्युबल है वो तो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑयल है, ग्रीस है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लिपिड है, फैट है, ठीक है, ऑयल सॉल्युबल है, ठीक है, वो तो बिना स्ट्रॉन्ग सरफेक्टेंट के, डिटर्जेंट के वो नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो कैसे एक्ट करता है ये देखिए, ये हो गए आपके क्लॉथ्स, ठीक है। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें रिमूव द ऑयल और ग्रीसी डस्ट पार्टिकल और डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स भी कैसे एक्ट करते हैं, ये हमारे डस्ट पार्टिकल हैं, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स भी फॉर्म करते हैं मिसल्स एंड रिमूव द डस्ट पार्टिकल, ठीक है। जो डिटर्जेंट है ये जो हमारे ऑयल या ग्रीस के पार्टिकल हैं, देखिए, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स भी उनके साथ में ऐड होके मिसल्स का फॉर्म करते हैं, मिसल्स फॉर्मेशन करते हैं, और कपड़ों के बीच में जो उनका अटैचमेंट है कपड़ों से, उस बॉन्डिंग को ये ब्रेक करते हैं, ठीक है, रिड्यूस करते हैं उनके बीच के जो इंटरफेशियल टेंशन है। और ये जो हमारे क्लॉथ्स हैं, ठीक है, उनमें से इसको उनके बीच का जो रिड्यूस करते हैं, उनकी जो बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल है इनको बाहर, ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं, ग्रीस है, उनको ये बाहर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिटर्जेंट जो है वो अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके के सरफेक्टेंट है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं डिटर्जेंट्स आर, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स remove the oil and greasy dust particle in all non-living surfaces, okay।
दैट्स कॉल्ड रिडंडेंसी। ओके, ये इसका वर्क है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, HLB स्केल। ओके, तो HLB स्केल जो है वो सिलेक्शन ऑफ सरफेक्टेंट, यानी कि हम कौन सा सरफेक्टेंट, n नंबर ऑफ सरफेक्टेंट में से हमको कौन से प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें हाइड्रोफाइल प्रॉपर्टी हो, लिपोफाइलिक प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसमें हाइड्रोफिलिक भी हो प्रॉपर्टी, लिपोफिलिक भी हो, या हमको हाइड्रोफिलिक चाहिए और उसमें लिपोफिलिक प्रॉपर्टी, तो कंफ्यूजन। ठीक है, तो इनको चूज करने के लिए हम क्या करें। ठीक है, तो उसके लिए ग्रिफिथ ने 1949 में स्केल बनाया जिसको क्या बोलते हैं, HLB स्केल। ठीक है, हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस। ओके, तो इसे एक स्केल में स्टैंडर्डाइज किया गया। ठीक है, स्केल किया गया, सारे जो एजेंट्स हैं उनको 1 by 1। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, जो हमारे सरफेक्टेंट्स हैं, ठीक है, तो वो देखिए, अगर सरफेक्टेंट जो है एनायनिक, कैटायनिक होते हैं, एनायनिक होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं। ठीक है, कैटायनिक, एनायनिक एंड नॉन आयनिक। ओके, ओके, कैटायनिक होते हैं, एनायनिक होते हैं एंड नॉन आयनिक होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो HLB स्केल है इसमें, ठीक है, तो ये जो सारे हैं ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं ग्रुप में। ठीक है, कि वो किस ग्रुप में है। ठीक है, कितने पोलर नेचर का है। ठीक है, अगर वो उसकी पोलर नेचर है, जैसे कि हमारा सरफेक्टेंट है। ठीक है, ये Z है, ठीक है, अभी अगर आप ये पोलर ऐड आप यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, पोलर ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से पोलर ग्रुप जुड़ गया तो यहाँ से भी पोलर ग्रुप जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ से पोलर ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, देन यहाँ से नॉन आयनिक है या नॉन पोलर ग्रुप है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा पोलर ग्रुप है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक है, और अगर नॉन पोलर है ज़्यादा तो नॉन पोलर नेचर होंगे, यानी लिपोफाइल नेचर के होंगे। ठीक है, तो पोलर ज़्यादा, ठीक है, पोलर ज़्यादा है तो पानी में वो, ठीक है, पोलर नेचर है तो हाइड्रोफाइल है, यानी कि वाटर सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और नॉन पोलर है तो लिपोफाइल नेचर का होगा। ठीक है, नॉन पोलर अगर रहेंगे तो लिपोफाइल नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने जो स्केल बनाया, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड किया, तो जो स्केल बनाया है, ठीक है, वो 1949 में स्केल बनाया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, HLB स्केल। ओके, ठीक है, अब हम इस स्केल में देखेंगे। ठीक है, अगर हमारा देखते हैं, अगर हमारा लिपोफाइल ज़्यादा हुआ, ठीक है, स्केल है, इसीलिए अगर हम फॉर्मूला देखें कि HLB इक्वल्स टू हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक। अगर हाइड्रोफिलिक ज़्यादा होता है तो HLB का नंबर भी बढ़ेगा, अगर लिपोफिलिक ज़्यादा होता है तो HLB का नंबर जो है वो घटेगा। ठीक है, तो ये तो देख लिए हम, अब हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, लिपोफिलिक अगर ज़्यादा हुआ तो हमारा जो HLB स्केल का जो नंबर है वो कम हो जाएगा। देखते हैं कैसे कैसे होता है इसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ग्रिफिथ ने जो स्केल लिया वो होता है 20 से लेके 1 तक। ठीक है, तो ये जो स्केल है 1 to 20 है। ठीक है, अब इस 1 to 20 में देखिए जो 8, ठीक है, 1 से 8 है लिपोफाइल एंड
12 से 18 है वो हो गया हमारे हाइड्रोफाइल, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर हैं वो हाइड्रोफाइल, जितने कम नंबर वाले हैं लिपोफाइल, ठीक है। अब जो दोनों के बीच के हैं, ठीक है, 8 से लेके 16, 8 से लेके 13 तक, ठीक है, 8 से 16 जो बीच के हैं अब वो क्या होंगे, वो वाटर डिस्पर्शन होंगे, ठीक है। वाटर के जहाँ पे डिस्पर्स होंगे, ठीक है, वो सिस्टम क्या है, वाटर डिस्पर्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 0 से 3 तक के जो एजेंट हैं वो कहलाते हैं एंटी फोमिंग एजेंट। 3 से 8 तक के जो हैं वो W इन वाटर इन ऑयल टाइप के जो इमल्शंस हैं उनके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, ठीक है। देन 8 से 15 तक के जो एजेंट ऑयल इन वाटर टाइप के जो इमल्सिफाइंग एजेंट हैं वो आएंगे, ठीक है, 8 से 15 के अंदर में। देन 13 से 16 में हमारे जितने भी डिटर्जेंट्स आते हैं वो आएंगे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि डिटर्जेंट जीपैट के एग्जाम में, रेलवे का है, फार्मेसी स्टेट में, तो पूछा जाता है कि डिटर्जेंट्स के लिए HLP स्केल में जो नंबर है वो कितना है, कितना नंबर दिया गया, कितना इसका HLP स्केल है 13 से लेकर 16 तक, ठीक है। देन उसके बाद के जितने हैं 16 से लेकर 20 तक सारे सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब एक और बच गया हमारा 7 से लेके 9 तक का वेल्डिंग एजेंट या सस्पेंडिंग एजेंट। जब हम सस्पेंशन बनाते हैं तो उस समय हमको काम आता है, तो ये हो गया हमारे सस्पेंडिंग एजेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमको HLP वैल्यू के बारे में, HLP स्केल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और एग्जाम में लिखना है कि सर्फेक्टेंट हम किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। थैंक यू।